नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलता रहेंगे मतलब मिलेंगे और साथ ही साथ आपको मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बताऊंगा जिस जगह से मैंने एंट्री खुद लिया हूँ और कहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से रीड करना है वो भी आपको सीखना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके मतलब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा कंटिन्यूसली वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सबसे पहले अगर कोई भी ट्रेड बनता है जिसका वीडियो में नहीं कर पाता उसका भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल में। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी एक पुराना कंपनी है और आप सभी जानते हैं सुजुकी जो जो एक जापानीज कंपनी है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ डील करके मारुति सुजुकी इंडिया में काम करना स्टार्ट किया। और आप देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन एसएमसी जिसका नाम है वो जापानीज कंपनी है। 1982 में इंडिया के साथ एक बिग डील किया और उसके उसके बाद ही मारुति सुजुकी एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो चाहे मारुति इतना बड़ा कंपनी बन जाए कि कंपनी कितना भी बड़ा बन जाए इस कंपनी में एक खासियत है ये कंपनी जीरो डेब्ट कंपनी है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अगर रास्ते में अगर 10 गाड़ियां आप दिखेंगे तो उनमें से अभी 7 गाड़ियां आपको मारुति का दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है मारुति सुजुकी मतलब एफोर्डेबल प्राइस में सस्ते प्राइस में आपको गाड़ी ऑफर कर रहा है और सस्ते प्राइस के साथ साथ उस गाड़ी का माइलेज भी ज़्यादा होते हैं। और हाँ सेफ्टी रेटिंग में मारुति की गाड़ी का सेफ्टी रेटिंग उतना खास नहीं है जितना बाकी कंपनीज के सेफ्टी रेटिंग है। तो यहाँ पे मैं गाड़ी की डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। देखिए बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मारुति अभी तक ईवीज मार्केट में एक भी नहीं लेके आए तो मारुति तो मतलब बर्बाद हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, कंपनी डिस्कशन कर चुके हैं और अनाउंसमेंट कर चुके हैं 2025 में फर्स्ट वो ईवीज गाड़ी मार्केट में लॉन्च करेंगे और इसके लिए वो नया प्लांट भी सेटअप कर चुके हैं और उसके बाद वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा और वो सारे के सारे मतलब जो ईवीज गाड़ी है तो 2025 से वो मार्केट में उतरना स्टार्ट करेंगे। और आप सभी जानते हैं मारुति का बिजनेस मॉडल और उसका बिजनेस जो स्ट्रैटेजीज है वो अलग लेवल का है। तो उसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है, वो अलग मतलब बिजनेस शेड्यूल को चेंज करके बिजनेस को मैनेज करके वो मार्केटिंग करके अच्छा खासा सेल्स वो जरूर बढ़ाएंगे। तो कंपनीज की जो खासियत है कंपनी का आरओई तो बेस्ट है और कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है और कंपनी की जो इनकम है वो भी शानदार है, हाथ में कैश भी शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी शानदार है। तो कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से एक करेक्शन देखने को मिला है, कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिला है। उसके पीछे रीजन क्या है सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। तो रीजन अब देखेंगे तो यहाँ पे एक बातचीत किया जा रहा है कि मारुति सुजुकी शेयर डीप ओवर 2160 करोड़ इनकम टैक्स। आप देखेंगे तो इनकम टैक्स का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे आप आ चुके हैं। इनकम टैक्स ने 2160 करोड़ के आसपास यहाँ पे मारुति के पास मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ने मारुति के पास रिपोर्ट भेजा कि उसको 2160 करोड़ देना पड़ेगा एज ए टैक्स के हिसाब से। तो क्या कंपनी ने टैक्स नहीं दिया, क्या कंपनी का टैक्स चोरी किया, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में तो मुझे नहीं लगता कंपनी टैक्स नहीं दिया, कंटिन्यूसली कंपनी टैक्स दे रहा है। तो अभी टैक्स क्यों ज़्यादा देना पड़ेगा ध्यान से देखना। 2021 में सॉरी 2022 में 23% के आसपास टैक्स दिया था, 2023 में 22% के आसपास टैक्स दिया, मगर बीच में देखिए 21%, 20%, 19% का टैक्स दिया। इसका मतलब कंपनी बीच में जो टैक्सेशन कम किया उस टैक्सेशन को तो कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए उनका इतना बड़ा टैक्सेस चार्जेस देना पड़ा और इसी के कारण शेयर के ऊपर करेक्शन हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कंपनी के टैक्स चार्जेस मिला, टैक्स देना पड़ेगा, क्या कंपनी यहाँ से और भी गिरेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कंपनी के देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो टैक्सेशन पेमेंट करने के बाद भी इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट हुआ। सिर्फ हाईएस्ट प्रॉफिट नहीं, हाईएस्ट सेल भी आपको देखने को मिलेगा। 17,000 करोड़ से बन के हो चुके थे 26,500 करोड़, उसके बाद बन के हो चुके थे करीबन 30,000 करोड़ से ऊपर। तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे हाई पोटेंशियल ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व बढ़ते चले गए,
कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। इस बार छोटा सा कर्जा उठाया गया क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी ईवीज के ऊपर प्लान कर रहा है और ईवीज के ऊपर प्लान करने के लिए कंपनी ने कर्जा उठाया है। और रही बात रिजर्व का, तो रिजर्व भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और कंपनी देखिए CWIP मतलब बिजनेस के ऊपर 2900 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखे, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और रही बात कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है, सॉरी, म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। देखिए उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड के स्टेटस देखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में सेल ऑफ किया गया था, उसके बाद बाई, फिर से सेल, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ सेल और बाई किया जा रहा है। और रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देखेंगे तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, एक कप था, उसके बाद एक हैंडल था, उसको यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस जगह पे हुआ। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और उसके बाद मैंने एंटी इस जगह पे लिया। और देखिए मेरा टारगेट जो है वो टारगेट रहेगा करीबन 11,490 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए 2 दिनों से शेयर में एक करेक्शन हुआ था और करेक्शन होने के बाद देखिए फिर से रिवर्सल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे गिरावट हो रहा है तो और भी गिरेगा, तो मेरे हिसाब से अब मैं आपको बता दूं, इस तरीके से पैनिक सिचुएशन को और फायदे के हिसाब से ऑपरेटर और बड़े बड़े इन्वेस्टर फायदे के हिसाब से उठाते हैं। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और जब मेरा टारगेट बनेगा तभी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक टाइम था सिर्फ मदारसन सुमी नाम से जाना जाता था। तो मदारसन सुमी जो है वो आज बन चुके हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, ऑटो इंसुलेटर्स इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 है। और इस कंपनी आज तक 1 लाख% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, 1 लाख% से भी ज्यादा। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको जरूर दिखेगा कि कंपनी 1 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर है, तो मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के भी दिया हूँ कि संवर्धना मतलब मदरसन सुमी और मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड दोनों में कौन सा कंपनी बेस्ट है। तो मैं जरूर कहूँगा मदरसन सुमी मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा वीकनेस में है, फिर भी कंपनी इनकम भी अच्छा कर रहा है, हाथ हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, और कंपनी का डेप्थ भी देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और रही बात कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 31 के आसपास है और कंपनी के पी रेशियो 41 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी थोड़ा सा ओवरवेल्ड है मगर उतना ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए ध्यान से देखना इस चीज़ को। 2021 में 16,000 करोड़ के आसपास सेल्स था, 2022 में 17,000 करोड़ के आसपास सेल हुआ, 2023 में 22,400 करोड़ के आसपास सेल हुआ। यहाँ पे सेल्स अलग लेवल में धीरे धीरे करके इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए, और उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 400 करोड़ के आसपास था वो थोड़ा सा घट के हो चुके थे 180 करोड़। अभी देखिए फिर से कंपनी रिकवरी कर चुके हैं, 650 करोड़ के आसपास सेल्स सॉरी प्रॉफिट जनरेट किया। तो हर दिशा में कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। रही बात बैलेंस शीट का, तो रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए। जो 1,800 करोड़ का रिजर्व था वो 10 सालों के बाद वो हो चुके 21,000 करोड़। इसका मतलब 20 टाइम्स के आसपास कंपनी का रिजर्व बढ़ा। तो यही कंपनी के लिए खासियत बना है। और हाँ, बोरिंग्स भी बढ़ा क्योंकि कर्जा इसीलिए लिया गया क्योंकि नया नया प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए कंपनी के हाथ में उतना तो पैसा नहीं है, इसलिए कंपनी कर्जा भी उठाया और कर्जे को वो मिटाने के बाद भी प्रॉफिट भी कर रहा है। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से चलते रहे तो कोई बात नहीं। तो फिक्स एसेट भी देखिए लगातार बढ़ते चले गए और यहाँ पे देखिए 4,600 करोड़ से बढ़ के हो चुके 23,000 करोड़, और CWIP में 440 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1,400 करोड़ के आसपास। तो टोटल जो एसेट है वो भी देखिए यहाँ पे एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। तो एसेट और लाइबिलिटी सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको ये देखना है कि कंपनी को इस बार कितना ट्रेड रिसीव हुआ। करीबन 8,500 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। और रही बात इन्वेस्टर की, तो देखिए प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे। और इस कंपनी के एक खासियत पॉइंट आपको बता दूं कि कंपनी हर 1 साल के 2 साल के बाद वो बोनस देते रहते हैं। और देखिए लंबा सा एक लिस्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, 2005 से भी ज्यादा, 5 से भी पहले बोनस देना स्टार्ट किए, और हर टाइम में कंपनी 1:2 रेशियो का बोनस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसका मतलब हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से दे रहा है। तो कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर
डिलीवरी का परसेंटेज भी अच्छा खासा देखने को मिला। 50 टू 70% के आसपास डिलीवरी डेटा है। तो इस तरह डिलीवरी क्यों उठा जा रहा है? अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो देखिए शानदार तरीके से एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और इसको ब्रेकआउट भी होने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट इस मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, मगर कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं हुआ। तो इसके ऊपर अगर कोई भी कंफर्मेशन मुझे मिले तो जरूर एंट्री लूंगा। तो आप इंतजार करना, मुझे लगता है और एक बार यहाँ पे शोल्डर बनने वाला है। तो यहाँ पे पहली बार शोल्डर बना, दूसरी बार भी शोल्डर बनने वाला है। तो जब कंटिन्यूसली शोल्डर बनते जाएंगे तो एक हायर पॉसिबिलिटी होगा कि वो अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा रैली आपको दिखेगा। अगर रैली होगा तो मेरे हिसाब से 132 रुपीज तक वो टारगेट बन सकते हैं। जो टारगेट बनेगा एक्चुअली एंट्री लेवल से 36% के आसपास। तो इसके ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, और जब ब्रेकआउट होगा तब आप मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक के बारे में बात करूँ, ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है, और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो जो कंपनी काम कर रहा है उसके ऊपर हमेशा आपको एक प्रेशराइज देखने को मिला है। अभी कंपनी का पी रेशियो 43 के आसपास है। आरओसी आरओई देखिए एवरेज के आसपास है, और इनकम भी देखिए हो रहा है, कर्जा तो ना के बराबर है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के इतने सारे कुछ होने के बाद भी आरओसी 3 साल में बेस्ट लेवल में देखने को मिला। इबिट्टा मार्जिन भी बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। और रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, तो क्वार्टरली अब देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले गए। अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी अलग लेवल में यहाँ पे मेंटेन्स किए, और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 16% से बढ़ के हो चुके हैं, सॉरी घट के हो चुके 14%। तो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है, जिसके चलते मार्जिन भी डाउन होगा। और कंपनी के जो प्रॉफिट है देखिए कंटिन्यूसली 29 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट चलते हैं। मतलब पहले जितना प्रॉफिट था उतना ही प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहिए, उससे पहले कंपनी का रिजर्व देख लीजिए। देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी का कर्जा तो ना के बराबर है। इस बार छोटा मोटा कर्जा उठाया गया, तो उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड भी रिसीव हुआ, करीबन 350 करोड़ के आसपास। और कंपनी का फिक्स एसेट कितना है, 580 करोड़ के आसपास। और कंपनी का जो CWIP है वो 16 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी 16 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखे हैं। तो हर पॉइंट्स कंपनी की कुछ पॉजिटिविटी में है। आज टोटली सेक्टर में गिरावट है, तो जिसके कारण शेयर में एक प्रेशराइज देखने को मिला। अभी डिलीवरी के डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। कंटिन्यूसली डिलीवरी यहाँ पे उठाया जा रहा है, और मेरे हिसाब से जिस तरीके से डिलीवरी यहाँ पे उठाई गया, आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक आपको डेट मेंशन किया था, शोल्डर कम हेड कम 2 बार शोल्डर बना। उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। तो मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया था, और मेरा टारगेट जो है वो एक्चुअली 950 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आया कि सर इस जगह से रिवर्सल क्यों किया और बार बार रिटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से गिरावट हो सकते हैं? देखिए मुझे लगता है इस जगह पे रिवर्सल इसीलिए हो रहा है क्योंकि ए लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। ये प्रीवियस डेटा देखेंगे तो इसी लेवल को देखिए, इसी लेवल को पहले ब्रेक किया था, मतलब इसी सपोर्ट को पहले ब्रेक किया था, उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। इसका मतलब यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी बन चुके हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जंजुआ ओवरसीज लिमिटेड। तो जंजुआ ओवरसीज लिमिटेड एक देखा जाए तो आईटी सेक्टर कंपनी है। कंपनी बहुत छोटा है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा अपडेट्स आया, वो है बोनस का। कंपनी हर 50 शेयर के बदले आपको 9 शेयर देने वाले हैं। तो इस बोनस पाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।